Assalamu alaikum. So today we're recording the revision video for superposition. ठीक है, if you haven't subscribed to the channel and you're liking this kind of stuff, so please do consider showing some support and liking the video and subscribing ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूं, ठीक है, और आपके लिए अच्छा सा कंटेंट बना रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ठीक है, दिस इज आई बिलीव द थर्ड और द फोर्थ प्रिंसिपल दैट वी स्टडीइंग। हमने इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पढ़ लिया है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो लाइक द अदर प्रिंसिपल्स दिस आल्सो हैव अ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है इसके अंदर कि व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ द सेम नेचर मीट एट अ पॉइंट, ये इसकी कंडीशन है कि भाई दो या दो से ज्यादा वेव्स उनकी नेचर सेम हो। यानी क्या मतलब है, अगर एक साउंड वेव है तो दूसरी भी साउंड वेव हो, अगर एक लेट से लाइट वेव है तो दूसरी भी लाइट वेव हो। ठीक है, सेम नेचर का मतलब ये। दूसरी बात ये कि उनको किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करना चाहिए, ये नहीं हो कि अलग अलग जा रही है। अलग अलग जा रही है तो फिर हमें उसका कोई कंसर्न नहीं है, तब सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं करेगी। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी हो तो आप जस्ट सम कर दें इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को। यू जस्ट हैव टू सम द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। सो व्हाट डज दिस मीन, इसको हम जो है वो एक एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो मैंने आपके सामने दो वेव्स रखी हुई हैं, एक ये वाली है। अब इसको देखो, इसमें हमारे पास एक ब्लू वेव है और एक रेड वेव है, राइट। लुक एट दिस, देखो यहाँ पे दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। सो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगी। इधर क्या है, इधर इसका लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज 2a। सो यू कैन क्लियरली सी कि रेड का यहाँ पे a है और ब्लू वाली का यहाँ पे 2a है। सो a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 3a। देन सिमिलरली 0 प्लस 0 0, देन माइनस a माइनस 2a विल इक्वल टू माइनस 3a, राइट। एंड देन जो है वो आपके पास वंस अगेन 0 एंड देन वंस अगेन a प्लस 2a आपके पास ये आ रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो कुछ ऐसी बनेगी। And this is basically your principle of superposition. It just says that भाई क्या कर लो, दोनों इंडिविजुअल वेव्स का एल्जेब्रिक सम ले लो। एल्जेब्रिक सम से क्या मतलब है, जैसे मैंने माइनस को माइनस के प्लस करके और माइनस कर दिया और प्लस को प्लस करके और प्लस कर दिया, तो वही बिल्कुल हो गया, राइट। अच्छा, एक और चीज आपने इसको इधर रियलाइज करना है, ये बाद में भी आ जाएगी, लेकिन आई होप यू कैन सी दैट दीज टू वेव्स आर 0 डिग्री आउट ऑफ फेज। हम ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्डिंग में बात कर चुके हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आप ये देख सकते हो कि दोनों के क्रेस्ट्स अलाइन कर रहे हैं, दोनों के ट्रफ्स अलाइन कर रहे हैं, राइट। इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इधर जो हमारा फेज डिफरेंस है वो क्या है, वो 0 डिग्रीज है। एंड यू कैन काइंड ऑफ सी कि जो ग्रीन वाली वेव है वो हमेशा बड़ी बनी है, इट इज ऑलवेज बिकम बिगर, right? The amplitudes were always added up. So this kind of superposition or interference specifically is known as a constructive interference. जब दो वेव 0 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलती है ना, तो उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमेशा एड अप होकर निकलती है। तो आपके पास कुछ ऐसी वेव बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस करते हैं। देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास दो वेव्स हैं, लेकिन अब आप देखो जैसे 0 प्लस 0 ये तो 0 ही होगा, ठीक है। देन वंस अगेन 0 प्लस 0 दोबारा से 0 होगा, देन 0 प्लस 0 0 ही होगा। लेकिन ये देखो, दिस इज 2a, दिस इज गोइंग टू बी a, दिस इज गोइंग टू बी 2a, एंड जो है वो आपके पास ये माइनस a होगा, ये माइनस 2a होगा। ये देखो, ये माइनस a ये 2 है, क्या होगा, 2a माइनस a इक्वल्स टू a। सो व्हाट इज हैपनिंग इज देयर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड दिस टाइम, राइट। सिमिलरली देखो माइनस 2a और इधर a है, सो माइनस 2a प्लस a क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस a विल बी जस्ट माइनस a, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आपकी वेव बन जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि यार मेरी वेव क्या हो गई, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई। एंड दिस हैपेंस एट दोज फेज डिफरेंसेस दैट आर 180 डिग्री। आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों वेव्स क्या है, आपस में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। देखो इसकी क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल रही है, इसकी क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल रही है। जब भी ऐसा होता है तो हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है जी। या जो मैंने आपको मेथड दिखाया था, देखो आप पहले दो पॉइंट्स इन फेज चूज कर लो, दोनों पर मैंने क्रेस्ट चूज कर लिया। अब ट्रांजिशन गिन लो, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन। So how much is two transitions? 2 into 90 degrees is 180 degrees. आप ऐसे भी देख सकते हो इसको। And this is known as destructive interference. Why destructive? काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, एक दूसरे की एम्पलीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। ये भी हमारे पास आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। Then the examiner can also give you some certain cases जहां पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही हो, हाँ, लेकिन जो है वो यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ रफ वेव। ठीक है, यहां पे भी जैसे देखो मैंने जो है वो कुछ पॉइंट्स को इस्तेमाल करके किया है, सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल नहीं किया। तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई बेटा बच्चा क्या करे, बच्चा जो है वो रफ वेव उसको बनानी आती,
तो अब जैसे देखो, अब ये दोनों कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर एक्चुअली मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ रहा है, देखो इसका और इसका क्रैश चूज कर लिया, इससे कितनी ट्रांजिशन गया, एक ट्रांजिशन आगे गया तो इस पॉइंट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सा फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना। बहरहाल, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रही, तो मैं इसकी कैसे बनाऊंगा, आपने बस एक अंदाजे के हिसाब से बनानी है। देखो 0 - 2a, आंसर क्या होगा, -2a होगा, राइट। देन देखो 0 2a, आंसर क्या होगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस 0 विल बी 2a। देन 2a 0, 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 2a। देन -2a 0, -2a प्लस 0 विल इक्वल टू -2a। सिमिलरली -2a 0 विल इक्वल टू -2a प्लस 0 -2a हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, अब आपको अंदाजा मिल जाएगा यार मेरी वेव जो है ना वो कुछ इस तरीके से हो, समथिंग लाइक दिस। यानी द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि भाई आपको अंदाजा करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपको अंदाजा करना आता है तो आपने फिर कोई टेंशन नहीं लेनी, ये रफ वेव आपने अपनी बना ली है यहाँ पे, तो ये आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, ये आपकी रिजल्टेंट वेव हो गई, राइट। तो आपने बस रफ करना है। अच्छा दूसरा ये भी देख लो, ये देख लोगे कि ये क्या है, ये तकरीबन है हमारे पास 1.5a, राइट। 1.5a प्लस 1.5a तकरीबन 3a हो जाना चाहिए, राइट। तो आप उसको 3a तक लेके जा सकते हो। आई जस्ट ड्रॉन अ रफ वेव टू गिव यू द जनरल आईडी, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको 3a तक ही ले जाता हूं, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दैट, ठीक है। सो ये जो है वो मेरे पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा वियर्ड बन रहा है पार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ये रफ ड्राइंग कर रहा हूं मैं। तो आपके पास इस तरीके से आपने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीख लिया। अगर आपको वैल्यूज दी हो, आपको एग्जामिनर ने वैल्यू मांगी हुई, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू करके आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर उसने ड्रॉ करने को बोला, भाई ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया, सिंपल, राइट। देन वी हैव गॉट सुपरपोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें से सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास क्या है, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जब होती है तो हमें ऐसा पैटर्न आता है, देख रहे हो। इस पैटर्न में क्या खास बात है, इस पैटर्न में खास बात ये देखो, कहीं कहीं आपको क्लियरली दिख रहा है यार मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। ये देख रहा हूं व्हाइट व्हाइट जगहें, यहां से क्लियरली नजर आ रहा है पानी ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। और ये देखो कहीं कहीं से आपको नजर आ रहा है यार पानी इतना ऊपर नहीं उठा हुआ, पानी जो है वो अपने मिनिमम पे गया हुआ। सो दिस इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न, पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स। इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसको प्रोड्यूस ऐसे करते हैं, हम बेसिकली दो सोर्सेज लेते हैं, एक सोर्स वन एक सोर्स टू, और उनके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, वेव्स बना के एक एरिया में छोड़ देते हैं। वो जब वेव्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, हर पॉइंट पे जहां जहां ये मिल रही हैं, यहां पे सुपरपोजिशन हो रही है। और अब वो सुपरपोजिशन कैसी हो सकती है, वो सुपरपोजिशन आपकी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और उसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। व्हाई, बिकॉज यू हैव टू वेव्स एंड यू प्रोड्यूस दोज टू वेव्स इन एन एरिया। आप किसी 2D प्लेन में उन वेव्स को जो है वो छोड़ देते हो, तो वो क्या करती हैं, उस 2D प्लेन में मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरेक्ट करती हैं। कहीं ना किसी पॉइंट पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगी, कहीं ना किसी पॉइंट पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये वाला पॉइंट, एंड फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है, जो कि हमने ऊपर देखा। और ये वाला पॉइंट काला वाला, और फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, ये जो है वो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है, राइट। सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज टू वेव्स इंटरैक्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स इन एन एरिया। तो हमारे पास ये मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न आ जाता है, राइट। इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले दे शुड हैव द सेम नेचर एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सुपरपोजिशन की कंडीशन है सेम नेचर, तो वो तो होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होनी चाहिए अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए यानी ऐसा पैटर्न के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हाँ। लेकिन अगर आपको सुपरपोजिशन चाहिए, सुपरपोजिशन का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, तो सुपरपोजिशन में नहीं आता फ्रीक्वेंसी की चीज, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस की रहेगी जब आपको ऐसा पैटर्न चाहिए। दूसरा, दे मस्ट हैव द सेम पोलराइजेशन, उनकी पोलराइजेशन भी सेम होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। दे मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, अभी हम नीचे थ्रू अ डायग्राम समझेंगे। एंड देन दे मस्ट मीट एट अ पॉइंट, और दे मस्ट मीट एट पॉइंट्स। जाहिर बात है सुपरपोजिशन तभी होगी जब वो पॉइंट्स पे मीट करेंगे, अगर मीट ही नहीं करेंगे तो फिर उनके बारे में ये बात करने का कोई फायदा ही नहीं होगा,
राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द कोहेरेंसी और द कांस्टेंट फेज डिफरेंस? तो आपके सामने मैंने जो है वो चार डायग्राम्स बनाई हैं और हमने इसमें से रियलाइज करना है कि कौन कौन सी वेव्स हमारे पास कोहेरेंट है, कौन कौन सी नहीं। सो ये वाला जो केस है ये हमारे पास कोहेरेंट है। कैसे पता? देखो, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है बिकॉज क्रेस्ट टू क्रेस्ट मीट कर रही है ना। यू कैन क्लियरली सी द क्रेस्ट एंड द क्रेस्ट आर मीटिंग, 0 डिग्री। ये भी देखो, ट्रफ एंड ट्रफ आर मीटिंग, 0 डिग्री। क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आर मीटिंग, 0 डिग्री। सो व्हाट कैन यू सी? देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री ऑल द टाइम। दिस इज कोहेरेंट। ठीक है नी? इसको देखो, क्या ये कोहेरेंट है? देखो, क्रेस्ट और ट्रफ मिल रही है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। क्रेस्ट और ट्रफ मिल रही है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। क्रेस्ट और ट्रफ मिल रही है तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो गया। क्या ये फेज डिफरेंस चेंज कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो ये भी जो है वो कोहेरेंट आ जाएगा। कोहेरेंट का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री फेज डिफरेंस हो। कोहेरेंट का मतलब ये कि जो भी फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। अगर 0 है तो 0 ही रहे, 180 है तो 180 रहे। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, क्या ये कोहेरेंट है? लेट्स सी। देखो, मैं अगर दो क्रेस्ट चूज कर लूं और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाल लूं तो ये दोनों एक ट्रांजिशन अपार्ट है। तो कितना फेज डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री आ गया। फिर देखो, ट्रफ और ट्रफ निकालूं, कितनी ट्रांजिशन अपार्ट है? दे आर वन ट्रांजिशन अपार्ट। यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इट्स 90 डिग्रीज। यू कैन ऑल्सो यूज अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट कौन सा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं यार ये वाला, ठीक है जी। देखो, यहां से यहां कितना आगे जाना पड़ेगा? एक ही ट्रांजिशन आगे जाना पड़ेगा ना यार। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? ये भी मेरे पास 90 डिग्री है। सो वंस अगेन दिस इज कोहेरेंट बिकॉज इट हैज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। और सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका ये होता है देखने का कि भाई आपके पास अगर आपको कोहेरेंसी देखनी हो ना, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आपका टाइम पीरियड सेम होगा एंड लैम्डा सेम होगा। देखो कितना आसान है। अब मैं आपको बोलूं बेटा ये देख लो दोनों का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं, तो आप देख लोगे फौरन से, सर ब्लू वाली वेव का टाइम पीरियड ये है, रेड वाली वेव का भी टाइम पीरियड ये, दोनों कोहेरेंट होगी। देखो, ब्लू वाली वेव का टाइम पीरियड ये, रेड वाली वेव का भी टाइम पीरियड ये, कोहेरेंट होगी। देखो, ब्लू वाली वेव का टाइम पीरियड ये, रेड वाली वेव भी अगर ट्रफ से शुरू कर रही है, ट्रफ से देखो ट्रफ कब तक आ रहा है, उसी टाइम में आ रहा है, टाइम पीरियड सेम है, तो देखो कितना आसान हो गया कोहेरेंसी चेक करना, टाइम पीरियड से देख लो फौरन। ठीक है। अब कोहेरेंट कब नहीं होंगी? कोहेरेंट इस केस में नहीं होंगी। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है? डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड डिफरेंट है। ठीक है जी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका बोलूं, इसका टाइम पीरियड ये है, लेकिन जो ब्लू वाली वेव है उसका टाइम पीरियड ये है। सो यू कैन सी दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी कोहेरेंट। एंड जस्ट एज अ विजुअल एग्जाम्पल देखो, यहां और यहां जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, यहां और यहां फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, यहां और यहां कुछ और आ रहा है, यहां और यहां कुछ और आ रहा है। तो क्या हो गया? फेज डिफरेंस का सारा मामला गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, है ना? कांस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो कि भाई कभी कभार क्रेस्ट में कम डिफरेंस आ रहा है, कभी कभार क्रेस्ट में कम डिफरेंस आ रहा है, कभी कभार क्रेस्ट में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कभी कभार ट्रफ में कम डिफरेंस आ रहा है, कभी कभार ज्यादा आ रहा है। तो ये सारा क्या हो गया? गटमट हो गया मामला। तो ये हमारी कोहेरेंट नहीं होगी। ठीक है। तो कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकती इनके बीच में। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है कि भाई जब हम इंटरफेरेंस करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं यार लाइट वेव्स की मुझे जो है वो मेक श्योर करो कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए। नॉर्मली आप जब भी लाइट को देखते होंगे वो आपके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनाती होगी। ठीक है। इट वोंट बी फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज दे आर नॉट कोहेरेंट। ठीक है जी, वो कोहेरेंट नहीं होती। दूसरा एक और भी रीजन होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेसिकली जो हमारी डिफरेंट लाइट सोर्सेज होती है ना वो कोहेरेंट नहीं होती। सो one of the questions is how do we make sure that two waves are coherent? यानी मैं कैसे मेक श्योर करूं भाई जो मैं दो वेव्स बना रहा हूं वो कोहेरेंट हो? तो उसका आंसर हमारे पास ये होता है कि वी यूज अ डबल स्लिट। देखो क्या हुआ, मैंने यहां से वेव भेजी, ये वेव आ रही है मेरी, और मैंने क्या कर दिया, ये ब्लैक लाइनों को अगर देखोगे, सो आई हैव क्रिएटेड अ डबल स्लिट। देखो ये एक बैरियर है, ये देखो ये स्लिट आ गई हमारी, यहां से जगह है जाने की, ये बैरियर है, ये एक और स्लिट है, और ये आ गई। अब देखो इन दोनों स्लिट्स पे जो है वो क्या होगी? वेव प्रोड्यूस होगी। एक मैंने ब्लू से बनाई हुई है और एक मैंने क्या करी हुई है? एक मैंने रेड से बनाई है। तो हो गई हमारे पास दो वेव्स बन गई, यही चाहिए था ना। वी नीड टू सोर्सेज एंड द टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। यानी जो वो वेव्स बनाए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जब आप एक पेरेंट वेव को लेके स्प्लिट करोगे इनटू टू डॉटर वेव्स, एक ही वेव से दो और वेव्स बना रहे हो, तो क्या होंगी? वो कोहेरेंट ही होंगी, राइट? एंड इनफैक्ट एक्चुअली इन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा आपस में, S1 एंड S2 विल हैव
0 डिग्री फेज डिफरेंस. व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम वेव. ठीक है, वो सेम वेव से जो है वो क्या करी जा रही है, बनाई जा रही है. तो हमारी सोर्सेज क्या होंगे, हमारी सोर्सेज 0 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएंगी. ठीक है, सो यूज अ डबल स्लिट, द टू वेव सोर्सेज विल बी 0 डिग्री आउट ऑफ फेज. अब बच्चों का सवाल ये आता है कि यार सर आप तो ऊपर ये बोल रहे थे कि देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होगा. और हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है. कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये है कि भाई दोनों वेव्स 0 डिग्री आउट ऑफ फेज आके मिले. और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, 1 डिग्री आउट ऑफ फेज आके मिले. और आपने अभी अभी हमें बताया कि यार सर ये देखिए ये दोनों वेव 0 डिग्री है. तो ये फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे दिखा रही है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं दिखा रही. राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट बॉदर्स अ लॉट ऑफ पीपल. और बहुत सारे लोगों को इंटरफेरेंस ना पता होती है क्या होती है, ना पढ़ानी आती है और ना पढ़ पाते हैं सही तरीके से. सो ओवर हियर वील अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट इंटरफेरेंस इन अ लिटिल बिट डिटेल. ठीक है, बेसिकली देखो यार मैं ये आपसे कह रहा हूं कि सोर्सेज 0 डिग्री आउट ऑफ फेज, लेकिन वो वेव्स जिस पॉइंट पे जाके इंटरेक्ट कर रही हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि वेव्स हमारी दोनों 0 डिग्री आउट ऑफ फेज है. क्या मतलब है इस बात का, अब इसको देखो. देखो मैंने वही डायग्राम ऊपर वाली इनलार्ज करके बनाई है यहां पे. अब देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं बेटा मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, तो यू कैन क्लियरली सी कि ब्लू वाली वेव इतना डिस्टेंस कवर कर रही है टू दिस पॉइंट, whereas the red wali wave will cover this much distance. So why are they having a phase difference at this point? यानी phase difference आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वेव हो सकता है कम ट्रेवल करे, दूसरी वेव ज्यादा ट्रेवल करे. तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी बहुत आउट ऑफ फेज हो सकती है उसकी वजह से. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, सो यू कैन क्लियरली सी कि भाई अब इनका आउट ऑफ फेज हो सकती है ये. राइट, बिकॉज वेव बनेगी तो कैसे बनेगी, वेव ऐसे बनेगी ना आपकी, वेव आपकी यूं बनती है लाइक दिस. राइट, ये इस तरीके से बन रही होगी. और रेड वाली भी अब आपकी यूं बन रही है. तो मसला क्या है, मसला ये है कि एक वेव हो सकता है ज्यादा ऑसिलेशन करके आ रही हो, दूसरी वेव हो सकता है कम ऑसिलेशन करके आ रही हो. राइट, या उसकी कम वेव्स बन रही हो या दूसरी वेव की ज्यादा वेव्स बन रही. और क्यों बन रही है, क्योंकि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही हैं टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. और इस कॉन्सेप्ट को जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ये ट्रेवल कर रही हैं उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, पाथ डिफरेंस सिंपल है. देखो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस निकाल दो, आप करोगे जो एक वेव ने ट्रेवल किया डिस्टेंस माइनस जो दूसरी वेव ने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस वो सब्ट्रैक्ट कर दो, पाथ डिफरेंस आ गया. सिंपल, दोनों पाथ्स के डिफरेंस. सिमिलरली देखो अब इस पॉइंट को देखते हैं. देखो ये वाली रेड वाली वेव यहां से यहां इतना जाती है, ठीक है नी, और ब्लू वाली वेव यहां से यहां इतना जाती है. आपको क्लियरली दिख रहा है यार एक वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव कम ट्रेवल कर रही है ना. सो देयरफॉर वंस अगेन यू विल गेट सम पाथ डिफरेंस. और उस पाथ डिफरेंस की वजह से, उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से आपके पास कोई ना कोई फेज डिफरेंस आएगा. आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला. सो द पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली दिस थिंग. और हम सबको पता है भाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पे लेट से 11 सेंटीमीटर आ रहा है, तो डेफिनेटली व्हेन दिस क्वांटिटी विल चेंज सो विल द फेज डिफरेंस. द फेज डिफरेंस विल आल्सो चेंज. एंड दैट इज वाई किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है. कभी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली आके इंटरफेयर कर रही है, कभी वेव्स डिस्ट्रक्टिवली आके इंटरफेयर कर रही है. राइट, सो आई होप यू हैव गॉटन द कॉन्सेप्ट बाय नाउ. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई. अच्छा, एक और विजुअल एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, तो वो भी देख लो कि अगर आपको जो है वो समझ में आती है कि नहीं आती. व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज इज, मैं जो हूं ना आपको लेट्स से ऊपर वाली डायग्राम में समझाता हूं. देखो देखो मैंने आपको क्या बताया, वेव फ्रंट्स क्या दिखाती हैं, वेव फ्रंट्स पॉइंट्स इन फेज जो होते हैं ना उनको ड्रॉ, उनको कनेक्ट कर रही होती. यानी किसी अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लैक पॉइंट तक लूं, देखो ये इस तरीके से बन रही होगी ब्लू वाली वेव. यानी व्हाट इज द क्रेस्ट, द वेव फ्रंट शोइंग, द वेव फ्रंट इज शोइंग द पोजीशन ऑफ क्रेस्ट. तो आप देख सकते हो कि जहां जहां क्रेस्ट वो वेव फ्रंट आ रही है मैं वहां क्रेस्ट बना रहा हूं ब्लू वेव का, देख रहे हो. मैंने इधर क्रेस्ट बनाया, इधर क्रेस्ट बनाया, इधर क्रेस्ट बनाया, ये देखो ये हो गया. सिमिलरली रेड वेव भी देखो भाई, जहां जहां इसकी वेव फ्रंट आ रही होगी वहां वहां ये क्रेस्ट होगा. सो आप ये देख सकते हो कि यार देखो जो ब्लैक वाला पॉइंट है उधर क्या हुआ, उधर देखो ब्लू वाली वेव और रेड वाली वेव का क्रेस्ट आके मिल गया.
है ना। और क्रस्ट जब मिलते हैं तो क्या होता है, हम अभी ऑलरेडी ऊपर देख चुके, क्रस्ट और क्रस्ट मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट विल बी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे मेरी दो वेवफ्रंट्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला देखो, यहां तक रेड वाली वेव क्या होगी, देखो ये तो रेड वाली की वेव फ्रंट है ना, तो ये रेड वाली वेव तो यूं ट्रैवल करके आ गई होगी, है ना। लेकिन ब्लू वाली वेव को देखो, ये ब्लू वाली की दो क्रेस्ट्स के बीच में आ रहा है ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, ब्लू वाले के लिए ट्रफ होगा ये, देखो। अब क्या होगा, अब देखो रेड वाली का क्रेस्ट और ब्लू वाली का ट्रफ मिल रहा है, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, राइट। सो दिस इज अ लिटिल बिट मोर इंट्यूशन ऑन व्हाई दीज फेज डिफरेंसेस आर डेवलपिंग एंड व्हाई आर देयर जो है वो constructive and destructive interference is happening, right? And now if I go on forward, तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, मैंने आपको जो बात बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात ये कि देखो हम पाथ डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, पाथ डिफरेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें ये बताता है हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, राइट। वी कैन कन्वर्ट द पाथ डिफरेंस इनटू द फेज डिफरेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला, right? So if we have different path differences, different, then the phase differences will also be different. यानी अगर हर पॉइंट का पाथ डिफरेंस अलग आ रहा है तो हर पॉइंट का फेज डिफरेंस भी अलग आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक जनरल रूल एग्जिस्ट करता है। जनरल रूल ये है कि यार अगर आप किसी पॉइंट का पाथ डिफरेंस निकालें वो एन लैम्डा की फॉर्म में आ जाए। एन लैम्डा का मतलब क्या है, एन लैम्डा का मतलब ये है कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है जी, 9 लैम्डा, होल नंबर लैम्डा। तो उसका मतलब क्या है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। और आपकी वेव इस तरीके से मिल रही होंगी जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो एड अप हो जाते हैं और आपकी रिजल्टेंट वेव मैक्सिमाइज हो जाती है। तो द वेव्स आर बेसिकली इंटरेक्टिंग 0 डिग्री आउट ऑफ फेज या फिर इन फेज जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, और उनके एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे पता लगेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा की फॉर्म में, क्या मतलब है, 0.5 लैम्डा, ठीक है जी, 1.5 लैम्डा, यानी समथिंग 0.5 हो, 100.5, 9.5, 10.5, कुछ 0.5 आ जाए। तो जब ऐसा हो जाए तो उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपकी दो वेव्स इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रही है, और क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही होगी। अब देखो क्योंकि इन दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है, तो ये वाला एम्पलीट्यूड इस वाले एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करेगा, जीरो आ गया, ये भी देखो जीरो आ गया, यहाँ पे भी देखो जीरो, यहाँ पे भी देखो जीरो, यहाँ पे भी देखो जीरो, यहाँ पे भी जीरो। तो आपकी वेव कंप्लीटली फ्लैट हो गई, उसका कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा होगा, राइट। जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इक्वल एम्पलीट्यूड हो तो हमारी वेव बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अनइक्वल एम्पलीट्यूड हो, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया था, तो जस्ट वो कम हो जाती है, रिजल्टेंट वेव कंप्लीटली जीरो नहीं होती। तो ये भी दो केसेस आपको पता होनी चाहिए है। सो दे आर बेसिकली इंटरेक्टिंग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एंड एम्पलीट्यूड्स आर गोइंग टू सबट्रैक्ट। तो आपने जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है इंटरफेरेंस का और सुपरपोजिशन का, ठीक है। अभी हम इसके हवाले से क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं इस नोट पे थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, अभी तक जितना पढ़ लिया ना वही है, कुछ भी नहीं है, अभी तक जितना पढ़ लिया वही। बस सिंपल क्या चेंज कर रहे हैं, हम ऊपर वाली एक्सपेरिमेंट बस ये चेंज कर रहे हैं कि बजाय इसकी कि मैं इसको पूरी एरिया में देखूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना यहां पे एक स्क्रीन रख रहा हूं। आई एम प्लेसिंग अ स्क्रीन ओवर हियर, ठीक है। मैंने क्या कर दी, एक स्क्रीन रख दी। जब मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूंगा ना बेटा, तो मुझे अब स्क्रीन पे कहीं डार्क स्पॉट दिखेगा, कहीं ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से मेरे पास जो है वो ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कहां बन जाएगा, मेरी स्क्रीन पे बन जाएगा, ठीक है। आई विल बेसिकली गेट इट ऑन द स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो बस ये सिंपल आपके पास जो है वो ये बात है, दैट्स इट, ठीक है। मैंने अभी ऐसे ही फिलहाल यहाँ पे बना दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड रफली। तो बस बाकी तो हमने यहाँ पे जो है वो बनाई हुई अपनी 2D डायग्राम। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बजाय इसके पूरे एरिया में देखें, हम बस एक जो है वो पर्टिकुलर कह लो लाइन पे देख रहे हैं, अब उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब आप एक पर्टिकुलर लाइन पे देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो वही है डबल स्लिट, वही सारी कहानी है। अब क्या कर रहे हैं, बस स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमें जो है वो कुछ ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर लाइट होगी तो लाइट की केस में ब्राइट स्पॉट मिलेंगे,
अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव है तो वाटर वेव की केस में मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव है तो साउंड वेव की केस में लाउड साउंड मिलेगी, है ना। और डार्क स्पॉट यानी जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे आपके पास क्या होगी, मिनिमम वाइब्रेशन होगी अगर वाटर की केस हुई, या अगर साउंड की केस हुई तो कोई आवाज नहीं आएगी। इतनी बातें तो हम सभी जो है वो समझते हैं कि हमें करनी आती है, ठीक है। ये कोई हमारे लिए प्रॉब्लम की बातें नहीं है, ठीक है। तब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिंपली जो है वो एक स्क्रीन पर व्यू कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ 2D एरिया, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब जो कुछ बातें मजीद आपको जो यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि कुछ यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हम जो ये दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सेंटर्स, वो ए है, दैट इज नोन एज द स्लिट सेपरेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट एंड द स्क्रीन, दैट इज नोन एज डी। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नोन एज लैम्डा। एंड जो है वो हमारी जो फ्रिंज सेपरेशन है, ये देख रहे हो, ये वाली, ये दो फ्रिंजेस के बीच में जो गैप आ रहा है, द गैप बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस इज एक्स। अब आप दो ब्राइट के बीच में निकाल दो या दो डार्क के बीच में निकाल दो, वो बराबर ही आता है, ठीक है। यानी आप एक्स बोलो बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, वो एक्स आपका इक्वल ही आएगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में क्या कर रहे होते हैं, अपना एक्स ले रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास इसको लिंक करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। यानी द फ्रिंज सेपरेशन is going to be equal to the wavelength multiplied by the distance between the screen and the double slit divided by the slit separation। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने लेबल भी करके आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यार बेटा यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है। आप क्या बताओगे, सर यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, क्लियरली नजर आ रहा है यार 0 डिग्री होगा, क्यों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ना, ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। मैं आपसे पूछ लूं बेटा मुझे इसका बता दो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सिंपल, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये तो बातें आप सब लोग समझते हैं। हाँ, एक और चीज जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो ये है कि इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑलरेडी नो द पाथ डिफरेंसेस। क्या मतलब है इस बात का, आप देखो इसको गौर से देखना। यू कैन सी दैट अगर मैं इस बीच वाले रेड डॉट की बात करूं, ये क्या है, ये बिल्कुल मेरी डबल स्लिट के बीच में आ रहा है ना। अब जब मैं इसका डिस्टेंस लूंगा oops, फ्रॉम दिस टिल ओवर हियर एंड फ्रॉम दिस टिल ओवर हियर, तो ये क्या आएंगे, ये दोनों डिस्टेंसेस मेरे पास इक्वल आएंगे। सॉरी मैंने गलत उस तक बना दिया, इस तक बनाना था। लेट मी ड्रॉ इट पहले, थोड़ी देर मुंह बंद करके फिर बात करता हूं। हाँ, तो अब आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि बेटा हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये स्लिट के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे पार्ट डिफरेंस निकाल दो, पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ L1 है, L है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, L होगी। मैं आपसे बोलूं बेटा पाथ डिफरेंस क्या है, बोलोगे L माइनस L, 0 आ जाएगा, है ना। सो बेसिकली इस पॉइंट का जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, सबसे बीच वाला डबल स्लिट में, वो होता है 0 लैम्डा, दैट इज 0 लैम्डा, राइट। एंड देन फ्रॉम देयर इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ द अदर पार्ट डिफरेंसेस। कैसे, देखो भाई मैं बोलूं 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो डिस्ट्रक्टिव दिखाएगा, हमने देखा था डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस होता है समथिंग 0.5 लैम्डा, देख लो। तो 0 के बाद कौन सा 0.5 वाला नंबर आता है, 0.5 लैम्डा आता है। फिर अगर मैं आपसे बोलूं फिर कंस्ट्रक्टिव का होगी, कंस्ट्रक्टिव थी होल नंबर वाली, तो 0 के बाद नेक्स्ट होल नंबर क्या आता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, 1 लैम्डा। ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है वो 1.5 लैम्डा हो जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूं रेड वाले का बता दो, तो आप क्या बोलोगे, 2 लैम्डा बोल दोगे। और इसी तरह आप क्या करते रहोगे, ऊपर जाते रहोगे। सिमिलरली नीचे भी आपके पास वही ट्रेंड चलेगा। अब आपको क्या पता है, आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये भी पता होता है कि हर पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। एंड दूसरी बात आप ये देख लो कि हमारी जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी उससे मैच भी कर रहा है। देखो भाई 0 लैम्डा आ रहा है, 0 लैम्डा का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव। जब भी देखो ब्राइट स्पॉट आ रहा है तो ये 0 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। 0.5 लैम्डा का मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके पास जो है वो ये इस तरीके से आपके पास ये भी चीज आपको पता होती है, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए और अच्छी बात है अगर आपको पता हो, सो यू विल बी एबल टू डू अ लिटिल बिट मोर ऑफ द थिंग्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता।
अब इसका हम जल्दी से क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर भी जो हमने बातें पढ़ी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, a laser emitting light of a single wavelength is used to illuminate slits S1 and S2 as shown in figure 6.1। तो आपको जो है वो S1 S2 के ऊपर क्या मारी गई है, एक लेजर मारी गई है, और आपको ये टिपिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो कर दी गई है आपको। An interference pattern is observed on the screen AB. The separation of the slits is फलाना, the slits are 2.4 meters from AB। देखो भाई स्लिट सेपरेशन दी हुई है, ये A है, ये 2.4 का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये D है ना। The distance on the screen across 16 fringes is 36 मिलीमीटर। उन्होंने आपको दिखा दी कि भाई देखो हमारे पास स्क्रीन पे इस तरह से 16 फ्रिंजेस आ रही हैं, उनके बीच में 36 मिलीमीटर है। आपको मैं बोलूं बेटा इसमें से x निकाल दो, x कैसे निकालोगे, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So basically how many x are we getting? We are getting 16x, right? हमारे पास 36 मिलीमीटर में कितने फ्रिंज सेपरेशन आ रही हैं, हमारे पास बेसिकली 16 फ्रिंज सेपरेशन आ रही है, राइट। दिस इज 1x। सो यू कैन क्लियरली कैलकुलेट, आप कह सकते हो यार देखो मेरे पास जो 16 फ्रिंज सेपरेशन हैं उनकी लेंथ क्या आ रही है, उनकी लेंथ आ रही है 36 मिलीमीटर्स। So what is the length of one fringe separation? So 36 into 10 to the power minus 3 divided by 16। एंड देन आपको बोल रहे हैं वेवलेंथ निकाल दो, डबल स्लिट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। तो आपके पास जो है वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स बाई डी। सो लैम्डा क्या आ गया, ए डाल दो, 0.48 मिलीमीटर है, 0.48 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स इज 36 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड देन डिवाइड बाई 16। और डी क्या था, डी जो है वो हमारा 2.4 मीटर है। सो ये मैंने कर लिया और मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। सो 0.48, oh god, 0.48 into 10 to the power minus 3, then 36 into 10 to the power minus 3, 16 into 2.4। So we are getting a wavelength of 4.5 into 10 to the power minus 7। Easy peasy, ठीक है, बहुत आसानी है, सवाल आ गया आपके पास, सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अच्छा कभी कभार आपसे ये भी बोलते हैं कि भाई देखो आपके पास ये है, मैं अगर जो है वो स्लिट सेपरेशन को इंक्रीज कर दूं तो एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्लियर नजर आ रहा है यार, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बच्चों वाले सवाल भी आपको करने आने चाहिए हैं। और हाँ अगर वो आपको फैक्टर बता दें कि भाई अगर मैं इसको जो है वो 2 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रिंज सेपरेशन विल आल्सो डिक्रीज बाय 2 का फैक्टर, बिकॉज दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन और पावर 1 है दोनों की, राइट। तो इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं, तो आपको ये भी करने आने चाहिए हैं। अच्छा फिर क्या बोला हुआ है, फिर ये बोल रहे हैं कि भाई देखो टू डिपर्स D1 एंड D2 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.3। सो यू हैव गॉट अ डिपर D1 एंड अ डिपर D2 एंड दे बोथ आर प्रोड्यूसिंग देयर वेव्स, ठीक है जी। और आपको दोनों जो पाथ ले रहे हैं टिल पॉइंट पी वो भी दे दिया गया है, एक ट्रैवल कर रहा है 7.2 सेंटीमीटर, दूसरा ट्रैवल कर रहा है 11.2 सेंटीमीटर। The wavelength of the waves is 1.6 centimeters. The phase difference between the waves produced at D1 and D2 is 0। क्या बता रहे हैं भाई, D1 and D2 को बताया, P का नहीं बताया। D1 and D2 का मतलब क्या है, अभी वो आपको ये बता रहे हैं कि सोर्सेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट P। अब कैसे पता लगता है कि P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बहुत आसान है भाई। देखो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपना पाथ डिफरेंस ले और पाथ डिफरेंस को डिवाइड बाय क्या कर दो, डिवाइड बाय कर दो लैम्डा, सिंपल। तो आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी, अगर वो कोई वैल्यू जो है वो होल नंबर है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगी। और अगर जो है वो आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, लेट्स से समथिंग समथिंग 0.5 आ रही है, ठीक है जी, यानी फॉर एग्जांपल 8.5 9.5, तो वो क्या होगी, वो डिस्ट्रक्टिव होगी। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके से निकालो। अब देखो पाथ डिफरेंस क्या है, मैं इधर कैलकुलेशन करेंगे, पाथ डिफरेंस क्या है, 11.2 माइनस 7.2, दोनों पाथ्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया बाय द वेवलेंथ 1.6। सब कुछ सेंटीमीटर में तो इसने कन्वर्ट नहीं कर रहा। सो 11.2 माइनस 7.2 डिवाइड बाय 1.6, जब मैं ये करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2.5, समथिंग 0.5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ये क्या आता है, ये 3 आता है, तो आप क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, सिंपल, इजी हो गया।
ठीक है जी। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे निकालते हैं। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट पी। व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड, यू विल से देयर विल बी नो वाइब्रेशन एट पी, बिकॉज अभी फिलहाल हम वाटर वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगी। देयर विल बी नो वाइब्रेशन एट पी as the path difference is 2.5 lambda, ठीक है जी, 2.5 lambda. So both waves destructively interfere. मैं आपसे पूछूं बेटा, ये इस पॉइंट पी का फेज डिफरेंस क्या होगा जहां पे दोनों वेव्स मिल रही है? भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने निकाल ली तो ऑब्वियसली इसका मतलब 180 डिग्री होंगे, है ना? सो एज बोथ वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर मीट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अच्छा, तो ये आपने जो है वो ये चीज सीख ली। अब आपको क्या बोला हुआ है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द आंसर टू सी वन इफ द पैटर्न इज चेंज सो दैट सेपरेटली द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स D1 एंड D2 इज 180 डिग्री। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर नोट नहीं बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, अब इस नोट की बात कर रहे हैं। देखो, नोट ये कह रहा है कि यार देखो, अभी तक मैंने जो आपको बात बताई थी वो आपको इस हवाले से बताई थी कि आपकी जो सोर्सेज है ना वो 0 डिग्री आउट ऑफ फेज है। योर सोर्सेज आर 0 डिग्री आउट ऑफ फेज। लेकिन समटाइम्स द एग्जामिनर कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ होशियारी, and what can he do? He can make the sources 180 degree out of phase. So if he flips the sources, यानी if he makes the sources 180 degree out of phase, आपने क्या करना है? आपने सिंपली फॉर्मूलाज को फ्लिप कर देना है। यानी कंस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव का बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव का बन जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। अगर डबल स्लिट में होता तो डबल स्लिट में क्या होता? ब्राइट स्पॉट वाले डार्क स्पॉट बन जाते, डार्क स्पॉट वाले ब्राइट स्पॉट बन जाते, ठीक है। तो ये आपके पास बात। अभी देखो ये यही कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दोनों सोर्सेज के बीच में उनका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस कर रहा है। अब देखो, हमारा पाथ डिफरेंस तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी वही 11.2 की लेंथ है, अभी भी वही 7.2 की लेंथ है, अभी भी वेवलेंथ वही है, तो पाथ डिफरेंस तो वही आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने सोर्सेज को चेंज कर दिया, तो अब नाउ दिस पाथ डिफरेंस 2.5 lambda is basically going to correspond to a constructive interference, बिकॉज मैंने सोर्सेज को जब फ्लिप कर दिया, उनको 180 डिग्री आउट कर दिया, तो फिर मेरे फॉर्मुलाज भी फ्लिप कर देंगे। जो फॉर्मुला मुझे पहले डिस्ट्रक्टिव का बता रहा था, मुझे कंस्ट्रक्टिव का बताएगा। सो 2.5 lambda is now going to tell me that they will now interfere constructively. तो क्या लिखूंगा? There will now be vibrations at P as both waves constructively interfere. अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता, सेपरेटली लिखा हुआ, यानी 1 इज सेपरेट फ्रॉम 2। तो जब हम 2 आंसर करेंगे तो हम 2 में 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम अपनी इनिशियल केस को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 आपको मैंने समझा। अब 2 क्या लिखा हुआ है? द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम D1 इज लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम D2। क्या होगा भाई? देखो, अगर पहले दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड आ रहा होगा। क्यों? बिकॉज हमने ये देखा था कि जब एम्पलीट्यूड्स बराबर होते हैं तो कंप्लीटली कैंसिल आउट कर जाती है। यानी अगर मेरी इंटेंसिटी बराबर थी पहले, तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरे पास क्या होगी? मेरे पास कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही होगी, राइट? बट इफ द इंटेंसिटीज आर नाउ नॉट इक्वल, इफ दे आर नॉट इक्वल, देन व्हाट विल वी हैव? वी विल हैव द केस लाइक दिस। अब एक वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, दूसरी वेव का छोटा होगा, सो वो अब एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये बात अब हम लिख देंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी हमारी चेंज हो गई है तो अब वो कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं करेंगी, ठीक है। सो देयर विल बी स्मॉल वाइब्रेशन या लिटिल वाइब्रेशन at P as the waves will not completely cancel each other out. Each other out. ठीक है, वो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल इच अदर आउट नहीं कर रही, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारे पास जो है वो थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी। लेकिन क्योंकि सेपरेटली बोला है तो इसका मतलब वापस से अगर मैं इस केस में आ जाऊंगा, 0 डिग्री पे आ जाऊंगा D1 और D2 को लेके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। बस फर्क ये कि अब डिस्ट्रक्टिव की केस में कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो रही, उनकी एम्पलीट्यूड्स अनइक्वल होगा, ठीक है। और बाकी ये बात जो है वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ ऊपर, दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाती हैं ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। स्टेशनरी वेव्स में आपको अलग रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। सो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये होती है कि यार अगर मैं एक लाइट को
इंसिडेंट कर दूं नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर दूं ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, सिंपल एक कह लो प्लास्टिक की शीट होती है और उसमें ना बहुत सारी लाइनें होती हैं। अब ये लाइनें बहुत छोटी होती हैं, हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको नजर आएगी। सो दिस इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो जब हम लाइट इसमें से पास थ्रू करते हैं ना, तो ये लाइट को इस तरह से स्प्लिट कर देती है। इट क्रिएट्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न लाइक दिस, राइट। अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की। वो वाली लाइट जो बिल्कुल सीधी सीधी आ गई और सबसे ब्राइट स्पॉट बना रही है बिल्कुल बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर। दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू अ डायफ्रैक्शन रेटिंग। डायफ्रैक्शन रेटिंग के लिए ये है जीरो ऑर्डर, ये सारे। जीरो ऑर्डर से जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। और फर्स्ट ऑर्डर से जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होता है। और इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से आगे चल सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली जैसा हमारे पास केस ऊपर बनता है, वैसा ही हमारे पास केस नीचे भी बनता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर ये भी होगा। जीरो ऑर्डर के बाद जो भी होता है फौरन वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के फौरन बाद जो भी होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है, राइट। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है जी। डी क्या होता है, डी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बताएगा या वर्कआउट करने को बोलेगा गिवन दी अदर वैल्यूज। डी इज द स्लिट स्पेसिंग, यानी हमारी जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है ना, इसमें जो ये छोटी छोटी स्लिट्स हैं जो हमें आंखों से नहीं दिख रही, उनके बीच में स्लिट स्पेसिंग क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। डी इज द स्लिट स्पेसिंग। साइन थीटा, ठीक है जी। साइन तो सबको आता है, पता है क्या होता है साइन। थीटा क्या होगा, थीटा बेटा वो एंगल होगा जो जीरो ऑर्डर से उस ऑर्डर तक बन रहा है जो कि आप कंसिडर करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप एंगल क्या लेंगे, आप जीरो ऑर्डर से लेंगे फर्स्ट ऑर्डर तक, दैट्स इट। अगर फॉर एग्जांपल आप सेकंड ऑर्डर के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप जीरो ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर तक लेंगे। ठीक है जी। आप कभी भी ये वाला एंगल नहीं ले सकते। ये डायफ्रैक्शन रीडिंग में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बीच में जो एंगल अगर आप ले भी रहे हैं, तो आप इस फॉर्मुला पे प्लग इन नहीं कर सकते, ये फॉर्मुला उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द जीरो ऑर्डर। देन एन उस ऑर्डर का नंबर होगा जो कि आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब उसमें आप वन रख दें या टू रख दें, ठीक है। और जो है वो लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये वेवलेंथ निकालने के होता है। ठीक है। वी कैन मेजर द एंगल एंड द एन एंड द डी, एंड देन वी जस्ट वर्क आउट द वेवलेंथ। अब आपको क्या बोला हुआ है बेटा, what will be the maximum and total orders produced when light of wavelength this much is incident on a diffraction rating having 750 lines per millimeter. So they are asking you maximum and total order बता। अभी तो मैंने आपके पास बेटा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक बनाया, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑर्डर भी बन रहा होगा, फोर्थ ऑर्डर भी बन रहा होगा, फिफ्थ भी हो सकता है बन रहा हो। बात ये कि यार ये मैक्सिमम क्या होगा, ऑर्डर सेवेंथ होगा, एट्थ होगा, हंड्रेड होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, ये हमने निकालना है एक्चुअली। अब ये कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए आपने एक बात समझनी होगी। अगर देखो मेरा एंगल फॉर एग्जांपल 89 डिग्री हो, तो कहीं ना कहीं जाके इंफिनिटी पे जाके मेरी स्क्रीन के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल 89.99 डिग्री हो, हल्का सा भी अगर एंगल इस तरफ हो, तो कहीं ना कहीं जाके स्क्रीन पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना। तो बात क्या है, कौन सा एंगल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट बेसिकली 90 डिग्री का एंगल नहीं करेगा, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, वो सीधा यू निकल गया, वो मेरी स्क्रीन के साथ पैरेलल में, वो स्क्रीन के साथ जाके नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम ऑर्डर निकालने के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख देते हैं। हम ये लिमिट ले लेते, लिमिट लेंगे। और ऑब्वियसली आप बोलोगे यार सर देखिए 90 डिग्री वाला तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो आपस में वर्किंग भी कर रहे हैं, ये तो देगा ही नहीं। तो हम इसके लिए करेक्शन लगाएंगे। हम 90 डिग्री लेते हैं, लेकिन फिर हम अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए एक एंड में करेक्शन लगाएंगे। क्या करेक्शन लगाएंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमम ऑर्डर निकाल लेते हैं। सो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैक्स ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी साइन 90 रख लोगे, और ये आपको बता देगा आपका मैक्सिमम ऑर्डर क्या आ रहा होगा। ठीक है। ये लिमिट लगा रहे हैं हम, ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये लिमिट बताएगा आपको, लिमिट की बेसिस पे कैलकुलेशन होगी। अभी हम इसको करेक्ट करेंगे आंसर। सो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज बेसिकली 1, आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। तो आपके पास एन मैक्स का फॉर्मूला आ जाता है, एन मैक्स का फॉर्मूला है डी ओवर लैम्डा। ठीक है जी। डी को लैम्डा से डिवाइड कर। अब सवाल ये आता है कि सर डी कैसे कैलकुलेट करें, क्या ये 750 डी है, नहीं। आपको क्या बोला हुआ, आपको बोला हुआ 750 लाइंस पर मिलीमीटर है बेटा, यानी 1 मिलीमीटर में 750 लाइन है। सो डी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी आपको लेंथ गिवन है, उसको आप डिवाइड कर दो बाय द लाइंस इन दैट लेंथ। यू जस्ट डू दिस, टेक द लेंथ एंड डिवाइडेड बाय द लाइंस गिवन इन दैट लेंथ। तो क्या लेंथ दी हुई है आपको, आपको 1 मिलीमीटर की लेंथ दी हुई है, और लाइन कितनी दी हुई है, लाइन आपको बोली है 750। सो यू गॉट 1 मिलीमीटर की लेंथ, और उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास
750 लाइंस है। ठीक है। तो मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास जो डी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1.33 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 750। सो ये मेरे पास डी की वैल्यू आ रही है। और अब मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं जो हूं वो एन मैक्स निकाल लूंगा। तो एन मैक्स क्या आ जाएगा, 1.33 इंटू 10⁻, सॉरी, हाँ, एन मैक्स इज डी, तो डी मैंने डाल दिया ऊपर। और लैम्डा क्या था, लैम्डा मेरा 590 नैनोमीटर्स था। सो 590 नैनोमीटर्स इज दिस। सो क्या आ गई मेरी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 590 इंटू 10⁻⁹। सो यू आर गेटिंग 2.25, 2.26 लिख लो। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हमने ये थ्योरेटिकल लिमिट ली है। ठीक है, दिस इज द थ्योरेटिकल लिमिट। लेकिन ऑब्वियसली गलत बात है भाई, देखो 90 डिग्री तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा स्लिंग के साथ जाके। सो अब मैं इस आंसर को करेक्ट कैसे करूं, हम इस आंसर को हमेशा राउंड डाउन करेंगे। तो क्या मतलब है, मैं इसको 2 बना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 7.98 भी होता ना, तो आप राउंड डाउन करके क्या बनता, ये आपके पास 7 बनता। ठीक है जी? आप इसको 8 नहीं बनाते, आप इसको 7 बनाते, क्योंकि आपने ये 90 डिग्री पे सॉल्व किया, 90 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो आपको इसको कम करना पड़ेगा, तो आप इसको राउंड डाउन करेंगे, इसको 7 बनाएंगे। वाई, बिकॉज यू टुक एन अपर लिमिट, आपने मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट पे सॉल्व कर दिया, तो आपको फिर करेक्ट करने के लिए आंसर को राउंड डाउन करना पड़ रहा है, आप इधर इसको एडजस्ट कर रहे हैं, राइट? तो आपका जो मैक्सिमम ऑर्डर आ गया है वो ये आ गया, मैक्स ऑर्डर। और मैं आपसे बोलूं बेटा, जो है वो मेरे ये बता दो कि टोटल कितने ऑर्डर्स होंगे। तो टोटल ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, देखो बहुत आसान है। टोटल ऑर्डर्स होते हैं 2 टाइम्स एन मैक्स प्लस 1। क्या मतलब, ये कैसे निकला, देखो आपने निकाला आपके 2 ऑर्डर हैं। अब क्या होता है, आपकी सिमेट्री होती है ना, तो अगर आपके पास नीचे 2 ऑर्डर हैं तो उसका मतलब ऊपर भी 2 ऑर्डर होंगे। सो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय एन मैक्स कर रहा हूं, ये आ गया। बाकी देख लो, जब मैंने ये कहा कि भाई नीचे 2 ऑर्डर होंगे ऊपर भी 2 ऑर्डर होंगे, तो एक ऑर्डर रह गया, 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर को अकाउंट फॉर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम +1 भी कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द सिमेट्री एंड दिस इज ड्यू टू द 0 ऑर्डर। कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो आपके पास टोटल ऑर्डर्स क्या आ गए, 5 आ गए। आई होप दिस वाज इजी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। ब्लू लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग स्पेसिंग ऑफ दिस मच। अच्छा अब देखो, अब आपको क्या बता दिया, आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्पेसिंग बता दी डायरेक्टली, ये नहीं बताया इतनी लाइन पर मिलीमीटर। सो दिस वैल्यू इज द डी, ये आपको डी ही बता दिया। सही है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको डायग्राम दी हुई और आपको ये दिखाया हुआ है कि यार देखो ये 0 ऑर्डर है, ये ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा। एंड देव गिवन यू द एंगल बिटवीन द 2 सेकंड ऑर्डर्स। आपसे बोलते हैं कैलकुलेट दी लैम्डा। लैम्डा कैसे निकलेगा, देखो लैम्डा निकालने के लिए ऑब्वियसली आई विल यूज दिस फॉर्मूला, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, थीटा के अंदर 32 डिग्री ले लेंगे, नहीं, क्या बताया है, एंगल हमेशा 0 ऑर्डर से लिया जाता है। तो आप इस 32 डिग्री को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 16 डिग्री बनाएंगे। सेकंड ऑर्डर का एंगल 16 डिग्री है, 32 डिग्री नहीं है। 30 डिग्री इज बिटवीन द 2 सेकंड ऑर्डर्स। द एंगल वी पुट इन दिस फॉर्मूला इज बिटवीन द 0 ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर, राइट? सो डी क्या दिया हुआ है, डी मुझे दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻6, वो मैंने डाल दिया। साइन क्या डाल दूंगा, 16 डाल दूंगा। एन की वैल्यू क्या है, मैं सेकंड ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो 2, और लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल लेनी है इधर। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 4.7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट चेक भी कर लूं, इंटू साइन 16 डिवाइड बाई 2, या सो आई एम गेटिंग 4.7 इंटू 10⁻⁻7, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट सारी डाटा दी, आप यहां पे देख सकते हो। अब the blue light is now replaced by white light. By showing red, green and blue components of white light, illustrate the pattern formed on this diagram below. क्या मतलब हो इस बात का, आपको ही बोल रहे हैं कि भाई हमने ब्लू लाइट को रिप्लेस कर दिया, अब हमने उसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया। व्हाइट लाइट में क्या होता है, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा, राइट? व्हाइट लाइट एवरीवन नोज इज मेड अप ऑफ रोइक बिव, ठीक है, यानी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। दिस इज द व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स।
अब आपको ये बोल रहे हैं कि यार देखो आप रेड ग्रीन और ब्लू बनाओ, ये कंपोनेंट्स दिखाओ, और इस ये दिखा दो कि आपके पास पैटर्न कैसे बनेगा। पैटर्न कैसे बनेगा, देखो जीरो ऑर्डर पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं रेड लाइट भी भेजू ना, तो जीरो ऑर्डर रेड लाइट का भी बिल्कुल सेंटर ही बनेगा। एक लाइट तो हमारे पास क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू पास कर जाती है, तो वो हमारी चाहे रेड हो ग्रीन हो ब्लू हो, वो तीनों की तीनों स्ट्रेट पास थ्रू करेंगी, तीनों की तीनों यहां पे आके मिल रही होंगी। तो जब ये यहां पे आके मिल रही होंगी, ये सारी जब लाइटें यहां पे आके मिल रही होंगी, तो हमारे पास यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही होगी, राइट। बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, right? You already know the d, you already know the lambda, you already know the n, right? For example, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व कर रहे हैं, आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए वन इधर डाल दें, लैम्डा आप फॉर एग्जांपल रेड लाइट का जो अप्रोक्सीमेट लैम्डा है, जो हमने याद किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 700 नैनोमीटर्स, वो आप डाल दो, डी आपको ऊपर से पता है वो आप डाल दो। आप एक्चुअली यहाँ पे एंगल की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूं, सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, फिर मैं आपको उसको डायरेक्ट भी करने का दिखाऊंगा। तो मैंने डी के डाल दिया 3.4 इंटू 10⁻⁻6 जो कि ऊपर दिया हुआ था, साइन थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। एन मैंने वन डाल दिया क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करना चाह रहा हूं, और मैंने 700 नैनोमीटर्स ले लिया, मैं रेड लाइट के लिए देखना चाह रहा हूं रेड लाइट के लिए क्या होगा। तो जब आप इस थीटा के लिए सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, 700 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 3.4 इंटू 10⁻⁻6, और मुझे इसका फिर साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, शिफ्ट साइन इनवर्स 700 इंटू 10⁻⁻9 और 3.4 into 10⁻⁻6. So the theta is coming out to be an 11.88 degrees. ठीक है। अब आप क्या देख सकते हो बेटा, आप ये देख सकते हो कि आ, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं एक्चुअली मुझे ना इसको एक काम इस तरह से करके दिखाना चाहिए, क्योंकि वरना वैलिड कंपैरिजन नहीं होगा। आई एम एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व फॉर टू, क्योंकि मेरे पास ऊपर जो ऑर्डर है, जो एंगल था ऑर्डर का, वो टू वाले का था ना, तो मैं एक्चुअली टू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिट इन बिट, कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, इससे क्या समझ में आएगा, और फिर मैं आपको डायरेक्ट भी करना दिखाऊंगा, इसमें हमें कैलकुलेशन की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सो मैं इसको अगर इस तरह से निकाल लूं, तो ये 700 क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। सो मेरे पास जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 24.3 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो ये बात देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने नीचे ना इसकी डायग्राम भी डाली, अभी मैं इसको दिखाऊंगा। देखो ब्लू लाइट के सेकंड ऑर्डर की एंगल क्या थी, इट वाज 16 डिग्रीज, है ना, तो ये वाला एंगल तो 16 डिग्री होगा। लेकिन रेड लाइट की सेकंड ऑर्डर का एंगल क्या है, 24.3, तो इसका मतलब क्या है कि रेड वाली लाइट तकरीबन कुछ ऐसा बनेगा जाके, क्योंकि उसका एंगल क्या बनना चाहिए, उसका एंगल 24.3 डिग्री बनना चाहिए। सो कैन यू सी दैट मैंने क्या कर लिया, लाइट को सेपरेट कर लिया, ब्लू लाइट यहां होगी, रेड लाइट यहां होगी, और ग्रीन लाइट कहां आ रही होगी, ग्रीन लाइट जो है वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में होती है, तो इन दोनों के बीच में आ रही। आप एंगल वर्कआउट कर सकते हैं, 550 नैनोमीटर्स में डाल के देख लो, आपके पास इन दोनों के कोई बीच का ही एंगल आ रहा है। एंड बेसिक बात क्या है समझने की, अगर मैं आपको विदाउट कैलकुलेशन समझाऊं, तो यार बेटा देखो आपके पास जो फॉर्मूला है ना, उसमें आपका डी कांस्टेंट है, और अगर मैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, जैसे मैं वन ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूं या सेकंड ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा एन भी कांस्टेंट है। सो आई कैन एक्चुअली डिराइव दिस रिलेशनशिप, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मेरा लैम्डा बड़ा है तो मेरा साइन थीटा बड़ा होगा, और अगर मेरा साइन थीटा बड़ा होगा तो मेरा थीटा थीटा बड़ा होगा। देखो यही हुआ, जब मेरी वेवलेंथ बड़ी थी तो मेरा एंगल क्या आया, बड़ा आया, 24.3 डिग्री आया। ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी है, उसका एंगल क्या आ रहा है, उसका एंगल 60 डिग्री आ रहा है। कैन यू सी दैट। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर पे भी हमारे पास यही बात बनेगी, रेड लाइट का एंगल जो है वो ज्यादा आएगा, मैंने कैलकुलेट भी किया था, तो वो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, राइट। सो वो इस तरह से आ जाएगा, और ग्रीन लाइट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एंड सिमिलरली बेसिकली क्योंकि रेड लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो वो ज्यादा बड़े एंगल पे जाके बनेगी। सो देयरफॉर हमारे पास इस तरीके से हमारी क्या कर जाएगी, लाइट स्प्लिट कर जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इज शोन ओवर हियर। सो इफ यू लुक एट दिस ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने के दिखाया है, देखो ये स्क्रीन का व्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रीन रखी हुई होगी उसका व्यू है। व्हाइट लाइट आ रही है, फिर देखो पहले ब्लू लाइट आती है, देखो ब्लू लाइट, फिर ग्रीन आ रही है, फिर रेड आ रही है, देख रहे हो, ब्लू ग्रीन रेड। देन सिमिलरली इधर भी ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड,
एंड ये बेसिकली क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, और ये दोनों जो है ना वो आपके ये वाला और ये वाला, ये आपके सेकंड ऑर्डर है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि व्हाइट लाइट में बहुत सारी लाइट्स होती हैं, तो ये हर वेवलेंथ का क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बन रहा है, तो इस तरह से ये स्प्लिट हो गई है और ये आपको इस तरह से रेनबो पैटर्न दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा इसके भी कुछ सवाल आ जाते हैं एमसीक्यूज में, P2 में तो ऐसे सवाल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको समझा दी कि भी देखो, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी है इसको करने में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द सुपरपोजिशन स्टेशनरी वेव्स। इंशाल्लाह आई विल कवर विद यू इन अनदर वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।